गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा टॉपिक भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, जिसमें हम भारत पाकिस्तान के संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने हमारी पिछली कक्षाओं में काफ़ी कुछ भारत पाकिस्तान के संबंधों का अध्ययन किया है। आज हम देखेंगे कि जो करगिल संघर्ष हुआ उसके बाद से हमारे दोनों देशों के मध्य किस प्रकार के संबंध हुए उसको स्पष्ट करते हैं। देखिए, मई 1999 में जम्मू कश्मीर के करगिल क्षेत्र में पाकिस्तान ने घुसपैठी भेजकर हमारी जो नियंत्रण रेखा है उसका उल्लंघन किया। इन घुसपैठियों ने पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत 9 मई को हमला करते हुए भारतीय सेना के आयुध भंडार को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा देश के विभिन्न स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया। भारतीय सेना ने 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह राष्ट्रीय मार्ग का संपर्क तोड़ने के इन घुसपैठियों के जो प्रयास को जो किया गया था वो उसको विफल कर दिया गया। भारतीय सेना ने भारतीय क्षेत्र में सेना समर्थित घुसपैठी हटाने और नियंत्रण रेखा का सम्मान करने के लिए पाकिस्तान पर जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने लगा। भारतीय सेना को भारी सफलता और जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 5 जुलाई 1999 को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को आश्वासन दिया कि वे भारतीय भूमि से पाकिस्तानी सैनिक और मुजाहिदीन को वापस बुला लेंगे तथा नियंत्रण रेखा का पूरी तरह से सम्मान करेंगे। अब जम्मू एंड कश्मीर के कारगिल, द्रास, बटालिक और मस्को क्षेत्रों से पाकिस्तानी सेना व उनके द्वारा समर्थित घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा LOC के उस पार धकेलने में भारतीय सेना को बड़ी ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई। पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। भारतीय सेना के साथ साथ भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे पाकिस्तानी घुसपैठी अंततः घुटने टेकने को मजबूर हो गए। घुसपैठियों के विरुद्ध 8 मई 1999 से प्रारंभ हुई भारतीय सेना की आक्रामक कार्रवाई को 11 जुलाई 1999 को उस समय रोक दिया गया जब भारत पाकिस्तान के सैन्य संचालन निदेशकों ने अटारी में बातचीत करके घुसपैठी और पाकिस्तानी सेना की वापसी की समय सीमा को निर्धारित कर दी थी। पाकिस्तानी सेना की वापसी के पीछे पाकिस्तान पर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दबाव की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पाकिस्तान के प्रबल मित्र कहे जाने वाले उस समय अमेरिका व चीन ने भी इस मामले में उनका पूरी तरह से साथ नहीं दिया, तो उसके पूरे मंसूबे अधूरे रह गए। वो चाहता था कश्मीर पर नियंत्रण करना, लेकिन उसको मात खानी पड़ी, उसको घुटने टेकने पड़े। अब इस एक प्रकार के नाटकीय घटनाक्रम के तहत 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट करके स्वयं को देश का अधिशासी घोषित कर दिया। मुशर्रफ का ये वक्तव्य गौर करने लायक है कि दक्षिण एशिया में कश्मीर मसले पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल संभव है, इस प्रकार का उसने कथन भी किया। तो आप देख सकते हैं कि करगिल संघर्ष के मध्य जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठियों की सहायता लेकर जिस प्रकार से अंदर घुसने की कोशिश की, किसी प्रकार की सफलता मिली नहीं उसको। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारतीय सेना के आगे उसको झुकना पड़ा और वहाँ से पूरी तरह से वो क्षेत्र खाली कर दिए गए। अब आप फिर देखिए, इसके बाद में आप देखिए कि 24 दिसंबर 1999 को 5 व्यक्ति हमारे इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण करके वो कंधार ले गए। सरकार 3 आतंकवादियों, जिसमें एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक भी था, के बदले विमान यात्रियों और कर्मी दल और विमान की सुरक्षित वापसी सफल हुई। यह अपहरण अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सबसे बड़ा घिनौना उदाहरण है। इस बात का ये स्पष्ट साक्ष्य है कि ये योजना पाकिस्तान तथा उन कट्टरपंथी संघों की हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और ये उसके कमांड और नियंत्रण से बाहर है। अपहरणकर्ताओं की पहचान करने पर पता लगा कि वे सभी पाकिस्तानी हैं। तो इस प्रकार से मसूद अजहर जो भारत की जेल में बंद था, उसको और कुछ अन्य आतंकवादियों को रिहा कराने के लिए IC-814 जो विमान है उसका अपहरण किया था और कंधार से भारतीय कूटनीतिक अपनी सफलता प्राप्त करके हमारे सभी जितने भी जो विमान में यात्री थे, कर्मी दल थे, उनको सुरक्षित भारत लाए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विमान अपहरण है ये भी पाकिस्तान की बहुत ही घिनौनी करतूत के रूप में देखा जा सकता है। अब फिर देखिए, प्रधानमंत्री वाजपेयी के निमंत्रण पर भारत पाक शिखर वार्ता के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ 14 जुलाई 2001 को अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे। आगरा में संपन्न शिखर वार्ता को 16 जुलाई की रात 4 दौर पूरे होने के बाद तब झटका लगा जबकि जबकि घोषणा पत्र में सहमति के बिना राष्ट्रपति मुशर्रफ इस्लामाबाद रवाना हो गए। मतलब आप देखिए कि 14 जुलाई 2001 को भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी ने उनको निमंत्रण दिया
ये आइए हम हमारे जो भी मुद्दे हैं उन पर वार्ता के लिए एक सम्मेलन बुलाते हैं। तो ये परवेज़ मुशर्रफ नई दिल्ली पहुँचे और वहाँ से फिर आगरा, और आगरा में जब ये बातचीत चल रही थी तो लगभग बातचीत के 4 दौरे मतलब दौर कंप्लीट भी या पूर्ण हो चुके थे, लेकिन अचानक से उन्होंने घोषणा पत्र अपनी सहमति जताए बिना ही वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। संयुक्त घोषणा पत्र में कश्मीर के मुख्य मुद्दे के रूप में शामिल करने के सवाल पर दोनों देशों में पुनः एक बार से गतिरोध उभर गया। किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकला और वार्ता अधूरी छोड़कर मुशर्रफ यहाँ से चले गए। अब देखिए ये जुलाई 2001 की है, लेकिन 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान की काली करतूत, उसका घिनौना चेहरा एक बार पूर्ण विश्व के सामने आया। उसने हमारे संसद भवन परिसर में आतंकवादी हमला करवाया और भारत पाकिस्तान के संबंध से जबरदस्त गंभीर तनाव उत्पन्न हुआ। हमले में पाकिस्तान समर्थित लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का हाथ होने के प्रमाण मिलने के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाया। इस संदर्भ में इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त विजय नाम्बियार को वापस बुलाने के अतिरिक्त नई दिल्ली और इस्लामाबाद स्थित पारस्परिक उच्चायोग में 50% कटौती करने, लाहौर दिल्ली बस सेवा समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी बंद करने के निर्णय सभी भारत सरकार ने तुरंत ले लिए थे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो संबंध बहाल किए जाएँ। हमेशा इसने भारत विरोधी कदम उठाने का काम किया। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान के संबंध सुधारने की दिशा में एक बार फिर अपनी ओर से पहल की गई। 22 अक्टूबर 2003 में भारत ने 12 सूत्री नए प्रस्तावों की घोषणा की। लोगों में मेलजोल बढ़ाना ही इन प्रस्तावों का सार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जमाली ने ईद के दिन जम्मू एंड कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा कर भारत से सकारात्मक जवाब देने की मंशा जताई। भारत ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की पाक की पेशकश स्वीकृत करते हुए सियाचिन क्षेत्र में भी संघर्ष विराम की पेशकश की। दिसंबर 2003 नई दिल्ली में दोनों देशों के अधिकारियों की नागरिक उड्डयन संबंधी बातचीत शुरू होने की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुशर्रफ ने भारतीय विमानों को पाक वायुसेना में वायु सीमा में उड़ने की इजाज़त देने की घोषणा की। दोनों देशों के मध्य 1 जनवरी 2004 से वायु संपर्क खुलने पर सहमति बनी। दोनों देशों में बस सेवा बहाल हो गई। भारत ने उसे बढ़ाने, रेल संपर्क बहाल करने के साथ मुंबई कराची जलयान सेवा शुरू करने की पेशकश की। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी बंद है। सीमा पर ऐसी शांति कई वर्षों के बाद बनी। जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भाग लिया। 3 दिवसीय सार्क सम्मेलन के समापन 6 जनवरी 2004 को वाजपेयी और मुशर्रफ की मुलाकात के दौरान विदेश सचिव स्तर की वार्ता का आयोजन का निर्णय किया गया। इस सिलसिले में 18 फरवरी 2004 में इस्लामाबाद में संपन्न 3 दिवसीय विदेश सचिव स्तरीय वार्ता में शांति पहल के लिए एक बुनियादी रेखा पर सहमति बनी। लगभग पुनः एक प्रकार से दोनों देशों के मध्य शांति स्थिरता का एक दौर शुरू हुआ और इस जो बुनियादी रूपरेखा तय की गई इसमें कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी जो निम्न प्रकार से हैं कि पहला ये तय किया गया कि वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में समग्र वार्ता प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई, जिसमें कश्मीर सहित 8 महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए रोड मैप तैयार किया गया। एक 5 सूत्रीय एजेंडे में घोषणा की गई जिसमें सियाचिन तुलबुल परियोजना, सरकरीक, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी तथा आर्थिक वाणिज्यिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान को प्रोत्साहन हेतु जुलाई 2004 में वार्ता होगी। तो इस प्रकार से ये हमारी सहमति बनी। फिर आप देखिए हमारे देश में दोनों देशों के संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनने के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी कि यहाँ क्रिकेट कूटनीति को तौर पे वापस 2005 में राष्ट्रपति मुशर्रफ भारत आए। तो यूँ कह सकते हैं कि क्रिकेट के बहाने भारत आए पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ के तेवर इस बार काफ़ी कुछ बदले हुए लग रहे थे। तत्कालीन समय की बात कर रहा हूँ मैं। मुशर्रफ ने 3 दिन का अपने तूफानी दौरे में भारत के साथ कश्मीर मसले पर असहमति के बावजूद दोनों देशों के मध्य संबंध सुधारने और विश्वास बहाल करने के विभिन्न उपायों पर मंशा जताई। 18 अप्रैल 2005 को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ के साझा बयान की घोषणा की और शांति प्रक्रिया को अब वापस नहीं मोड़ा जा सकता और आतंकवाद को शांति प्रक्रिया की राह में आड़े नहीं आने दिया जाएगा। इस प्रकार से सहमति बनी। मनमोहन सिंह और परवेज़ मुशर्रफ की बातचीत के मध्य कुछ ठोस मुद्दों पर प्रगति हुई, जिस पर पहले दोनों देशों ने अपना एक अड़ियल रवैया रखा था जो इस प्रकार से थे। पहला जम्मू कश्मीर के संबंध में ये था कि पाकिस्तानी सीमा पर बंदिशों में ढील देने यानी सॉफ्ट बॉर्डर और श्रीनगर मुजफ्फराबाद सेवा के फेरे बढ़ाने पर सहमति बनी। आतंकवाद पर पाकिस्तान ने कहा कि आतंकवाद को शांति प्रक्रिया में बाधा नहीं पहुंचाने देगा। तीसरा, व्यापार के संबंध में यह किया गया कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग गठित करने पर सहमति और संयुक्त व्यापार परिषद को जल्द बैठक। वाणिज्य दूतावास जिसमें मुंबई और कराची के साल के अंत में वाणिज्य दूतावास पुनः खोलना। नियंत्रण रेखा
का पूरी तरह से यूँ देखें कि जो श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा बढ़ाने और कश्मीर के दोनों भागों में बीच व्यापार बढ़ाने के लिए ट्रकों का आने जाने पर सहमति बनी। खोखरा पार मुनाबाव रेल मार्ग जो हमारे राजस्थान और सिंध के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो पहले ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, लेकिन मुशर्रफ के आने के बाद से ये मुशर्रफ के वादे के अनुसार दिसंबर 2005 में योजना पूरी की गई। सियाचिन, बगलियार, इस पर भी काफ़ी कुछ सहमति बनी। तो समझ सकते हैं कि लगभग 2005-06 के बाद में दोनों देशों के मध्य जो एक जमी हुई बर्फ़ थी, वापस उसमें रिश्तों में गर्मजोशी हुई, कुछ शांति बहाली के प्रयत्न शुरू किए गए। आप देखते हैं कि भारत का पाकिस्तान के मध्य तीसरा सड़क मार्ग 20 जनवरी 2006 में उस समय खुल गया जब अमृतसर लाहौर के मध्य बहुत प्रतीक्षित बस सेवा प्रारंभ हो गई। अमृतसर के व ननकाना साहिब के मध्य बस सेवा 24 मार्च 2006 को प्रारंभ हुई। अमृतसर ननकाना साहिब बस सेवा को प्रारंभ करते भारत पाकिस्तान ने सीमा पर आने जाने का छठा मार्ग भी खोल दिया। तो इस प्रकार से संबंधों में काफ़ी कुछ मतलब घनिष्ठता बढ़ी। लेकिन 14 जुलाई 2006 को मुंबई ट्रेन विस्फोट, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये पहली बार भारत ने शांति वार्ता शुरू करने के बाद स्पष्ट संकेत दिया कि वार्ता खतरे में पड़ गई है। हमने वार्ता शुरू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आतंकवाद पर सख्त रवैया और पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाकर ऐसा किया जाना चाहिए। वस्तुतः मुशर्रफ ने जनवरी 2004 में अपने उस वादे को पूरा नहीं किया जिसमें कहा था कि वे पाकिस्तान और उसकी सरजमीन पर भारत के खिलाफ किसी प्रकार के आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आप देखिए, हवाना गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 2006 में मनमोहन और मुशर्रफ मुलाकात के बाद ये तय किया गया था कि दोनों देश संयुक्त रूप से आतंक निरोधी तंत्र विकसित करेंगे। साथ ही दोनों देशों जल्द ही विदेश सचिव स्तर की वार्ता की शुरुआत करेंगे। तो समझ सकते हैं कि इसमें साफ कहता है कि यदि पाक सीमा पर आतंकवाद रोकने में उपयुक्त कदम नहीं उठाता है तो भारत के लिए शांति प्रक्रिया फिर से शुरू करना मुश्किल होगा। तो आतंकवादी घटना और तमाम तरह की बाधाओं के बावजूद दोनों देशों की सरकारें जिस तरह से बस रेल सेवा का संपर्क बहाल करने का साहस दिखा रही है, उससे तीर्थ, पर्यटन, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ेगा और विश्वास की खाई अपने आप भरने लगेगी। दिसंबर 2006 में राष्ट्रपति मुशर्रफ ने जम्मू कश्मीर समस्या के समाधान के लिए एक नया 4 सूत्रीय फार्मूला पेश किया जिसमें भारत ने अस्वीकार किया। इस प्रकार से आप देखते हैं कि 27 दिसंबर 2004 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की हत्या कर दी गई और इस हत्या से पाकिस्तान के आधुनिकीकरण की ताकतों को गहरा धक्का पहुंचा। 25 मार्च 2008 को पाकिस्तान ने एक बार पुनः लोकतांत्रिक युग में उस समय प्रवेश किया जब लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रधानमंत्री सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने शासन की बागडोर संभाली। आम चुनाव के बाद आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ किंग मेकर के रूप में उभरे, जबकि राष्ट्रपति के रूप में मुशर्रफ ने अपनी हैसियत कम हुई, यानी सत्ता समीकरण में भारी बदलाव आ गया। अगस्त 2018 में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भारी विरोध और दबाव के मध्य संसद में महाभियोग का सामना करने से पहले त्यागपत्र दे दिया। मुश्किल यह है कि मुशर्रफ के बाद जिन शरीफ जरदारी के पास टिका हुआ वे खुद विपरीत ध्रुव के हैं। ठीक है, अब देखिए, पाकिस्तान को ये सूचित किया गया कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमले हुए और आतंकवादी जो हमला हुआ पाकिस्तान से आए तत्वों के द्वारा किया गया था। इससे दोनों देशों के मध्य वापस खटास पैदा हुई और यूँ कहें कि जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 2009 में शर्म अल शेख में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के साथ मनमोहन सिंह जी की वार्ता हुई। मुंबई में 26 नवंबर के आतंकवादी हमले के पश्चात भारत पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं की मुलाकात की दूसरा अवसर था। इससे पूर्व पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ मनमोहन सिंह की वार्ता जून 2009 में रूस के येक्टेनबर्ग में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। शर्म अल शेख में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री गिलानी ने भारतीय प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि उनका देश आतंकवादी विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और 26 नवंबर के मुंबई हमलों के दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। आप देखिए कि इस्लामाबाद में संपन्न भारत पाक विदेश मंत्रियों की वार्ता जुलाई 2010 से जैसे उम्मीद थी परिणाम वैसा सामने आया। बातचीत को लेकर भारत सरकार भले ही कुछ सार्थक परिणाम निकलने की आस लगाई बैठी हो, लेकिन देश की जनता को ये पता था कि बातचीत से कोई न कोई हल निकला है और न भविष्य में निकलने वाला है। वह तय था, क्योंकि पाकिस्तान का एक चरित्र उजागर था कि पाकिस्तान हर वक्त पर बातचीत करके पीछे हट जाता है।
दोनों देशों के करोड़ों लोगों को भले ही अमन और भाईचारे की बात सोचते हो, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कभी नहीं चाहेंगे कि दोनों देशों की दोस्ती गाड़ी पर या दोस्ती की गाड़ी पर सवार हो सके। 16 जुलाई 2010 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने संवाददाता सम्मेलन में जिस तरह के भारत के खिलाफ बोले, उससे ये बात संदेह कोई नहीं रह जाता कि पाकिस्तान बातचीत के अहम मुद्दों के बजाय उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करता है जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों मुल्कों के मध्य आज कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है तो वो आतंकवाद का है, और जिस आतंकवाद से भारत वर्षों से झुलसता रहा है, और वही आतंकवाद आज पाकिस्तान को भी अपने आगोश में ले चुका है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भी इससे मतलब प्रभावित नहीं है, पाकिस्तान भी बेहद प्रभावित है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी इनको पनाह दे रहा है। पाकिस्तान आए दिन अपने वहाँ होने वाले धमाकों में मरने वाले लोगों की चिंता छोड़कर बातचीत में अगर फिर कश्मीर का राग अलापता है तो समझ लेना चाहिए कि वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आना चाहता। यदि पाकिस्तान को अपने या होने वाली तबाही से ज़्यादा चिंता कश्मीर को लेकर है तो साफ है कि दुनिया को सिर्फ ये दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है कि वह बातचीत के द्वारा समस्याओं का मतलब जो वो समस्याएँ हैं उनको सुलझाना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तानी हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे भारत के दुश्मनों को पनाह भी देता रहे, अमन की दुआ करे, पनाह भी दे रहा है और अमन की दुआ भी करे। दोनों प्रकार की जो अपनी बात को साथ में लेकर चल रहा है, तो इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश करता है। आगरा में शिखर वार्ता हो या लाहौर की बातचीत हो, ऐन मौके पर पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाकर बातचीत को सार्थक अंजाम तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। अब भारत सरकार को तय करना है कि वे पाकिस्तान के साथ किस प्रकार की बातचीत करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। फिर भी आप देखिए कि जो मई 2013 में चुनाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को प्राप्त जनादेश के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने बधाई पत्र में पाकिस्तान की नई सरकार द्विपक्षीय संबंधों को नए अध्याय लिखने के लिए एक इच्छा व्यक्त की। मनमोहन सिंह ने 29 सितंबर 2013 को न्यूयॉर्क के UNGA के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की। तो ऐसा लग रहा था कि अब सत्ता परिवर्तन हुई तो संबंध कुछ सुधरेंगे, लेकिन किसी प्रकार की कोई उसमें बड़ा कुछ सार्थक परिणाम नहीं निकला। लेकिन फिर हमारे देश में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आमंत्रित किया, जिससे लगा कि दोनों देशों के मध्य बातचीत और वार्ताओं का सिलसिला शुरू होगा, और लगा कि अब हमें वापस एक नए मतलब अपने पड़ोसी के साथ नए रिश्तों का एक नए गर्मजोशी के साथ आगाज होगा। किंतु पाकिस्तान हाई कमिश्नर द्वारा अलगाववादी हुर्रियत नेताओं से मुलाकात के बाद 25 अगस्त 2014 को इस्लामाबाद में होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत को भारत ने रोक दिया। अब भारत ने सख्त संदेश दे दिया। भारत ने अपनी आक्रामक नीति अपनाते हुए यथार्थता पर बल देते हुए कहा कि बातचीत और गोली दोनों साथ नहीं चलेगी। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा हमारे देश के जो हुर्रियत नेता हैं उनसे मुलाकात करना, तो भारत ने कहा किससे बात करें, हुर्रियत नेता के क्या औचित्य है, क्या वो सरकार के अंग है। भारत ने उस विदेश सचिव स्तर की वार्ता को खारिज कर दिया गया। भारत पाकिस्तान के संबंधों में होने वाली हर नई शुरुआत ढाक के 3 पात ही साबित हुए। आप देखिए कि क्रिसमस 25 दिसंबर 2015 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन पर बधाई देने, उनकी नातिन की शादी पर आशीर्वाद देने अचानक लाहौर पहुंचे, तो ये महीने भर ही चली उस अथक कूटनीतिक कवायद का निर्णायक पल साबित होता दिख रहा था, जिनसे गुजरते हुए दोनों देशों एक बार फिर बातचीत की प्रक्रिया में शामिल हो सके। किंतु एक हफ्ते भर बाद ही नए वर्ष यानी 1 जनवरी 2016 का उत्साह अचानक से चकनाचूर हो गया। सीमा पर से सशस्त्र आतंकवादी पठानकोट के वायुसेना ठिकाने में घुस गए। लगभग 72 घंटे चली लड़ाई में उन्हें मार गिराया गया, लेकिन इस दौरान भारत के 7 सुरक्षाकर्मी भी मौत की नींद सुला दी गई, मतलब शहीद हो गए। तो आप देखिए कि जिस प्रकार से हमारे रूस से आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद की यात्रा पे गए, और जिस प्रकार से उनके नवाज शरीफ के जन्मदिन की बधाई और उनकी नातिन की शादी में जिस प्रकार शरीक हुए थे, ऐसा लग रहा था कि अचानक से ये जो दौरा हुआ है तो दोनों देशों के संबंधों में कुछ एक सुधार आएगा। लेकिन हुआ ये कि उसके कुछ ही सप्ताह बाद यूँ कहें कि पठानकोट पर जो आतंकवादी हमला हुआ, हमारे सैन्य ठिकानों पर जो हमला हुआ, तो पाकिस्तान किसी भी प्रकार से इस बात के कभी सीरियस रहा ही नहीं। फिर आप देखिए कि अप्रैल 2016 में भारत पाकिस्तान की विदेश सचिवों की जो नई दिल्ली में बैठक हुई, पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को मुख्य मुद्दा मानते हुए उसके समाधान तलाशने पर जोर दिया। भाई भारत ने 2 टूक में शब्दों कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दों पर ठोस कदम उठाए, नहीं तो द्विपक्षीय संबंधों में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा। और आप देखते हैं कि लगभग 2017 के बाद से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में ऐसी हालत है कि यूँ कहें कि इनको एक प्रकार से अघोषित युद्ध कहें तो भी किसी प्रकार से कम नहीं है।
जनवरी 2016 के पठानकोट वायुसेना अड्डे पर आतंकवादी हमला। फिर आप देखेंगे 18 सितंबर 2016 के उरी के सैनिक कैंप पर आतंकवादी हमला करके पाकिस्तान ने भारत के जनमानस को ललकारा। सितंबर 2016 की रात पाक के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए नियंत्रण रेखा के पार भारतीय फौज ने एक साहसिक सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति अपनाई। देखिए जिस प्रकार से उड़ी हमला हुआ, हम हमले पर हमले सहते गए, तब हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो एक बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक की। और वहाँ पे जो हमारे LOC के जो नज़दीक जितने भी लॉन्च पैड थे आतंकवादी, इन सबको नष्ट करके हमारी सेना वापस सुरक्षित हमारे भारतीय प्रदेश में आई। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो इससे पाकिस्तान की जो इमेज है पूरी दुनिया में उसको धक्का पहुंचा कि ये आतंकवाद को प्रोत्साहन करने वाला, आतंकवाद को पनाह देने वाला देश। इससे और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी कूटनीति की बड़ी सफलता कही जा सकती है कि इसमें हमने पाकिस्तान को अलग थलग किया। पूरी दुनिया में इसको एक आतंकवादी राष्ट्र के रूप में सामने लाने का पूरा हमारा जो कूटनीतिक प्रयास था वो बिल्कुल सफल हुआ। ठीक है, तो आप देखिए इसके बाद से यूँ कहें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले सार्क सम्मेलन है उसमें भी बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। आज भी पाकिस्तान प्रतिदिन सीमा पार से आतंकवादी भेज रहा है और जिनका भारतीय BSF सामना कर रही है। दोनों देशों के राजनीतिक संबंध बिल्कुल टूटने के कगार पर पहुँच गए। आप देखिए कि अप्रैल मई 2017 में भारतीय नागरिक, पूर्व सेना अधिकारी और वर्तमान में जो व्यापारी है कुलभूषण जाधव, जो पाक सेना न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाने के मसले भारत पाक के संबंधों में जबरदस्त जहर घोला। फिर यही मामला जब हम 2017 में इस केस को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 18 मई 2017 को कुलभूषण की फांसी पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायालय ने कहा है कि अंतिम निर्णय आने तक पाकिस्तान फांसी नहीं दे सकता। पाक अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि उनके सैन्य कोर्ट का निर्णय किसी भी सूरत में नहीं बदलेगा। और पाक ने न्यायालय ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु अपील भी दायर की है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये पाकिस्तान हमारे खिलाफ करतूतें उठा रहा है। और यही नहीं, सबसे बड़ा 2019 में जो हमारा पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा हमला के बाद में हमारी वायुसेना ने ज़बरदस्त अपना साहसिक प्रदर्शन करते हुए हमने एयर स्ट्राइक की। और जो पाकिस्तान में हमारे जो POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस प्रकार से उन्होंने बालाकोट में जो आतंकवादियों को प्रशिक्षण के लिए जो केंद्र बनाए हुए थे, वहाँ पर हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक करके उन सभी सैन्य जो वहाँ के आतंकवादी केंद्र हैं उनको नष्ट किया। उसके बाद से दोनों देशों के संबंध पूरी तरह से बिल्कुल बेपटरी पे हैं और हमने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के प्रयास किए हैं। और यही बात जो कश्मीर के मुद्दों को उठा रहे हैं और जिस प्रकार से हस्तक्षेप कर रहा है आतंकवादियों को वहाँ पर भेजकर, तो भारत सरकार ने अपना एक साहसिक कदम उठाते हुए जो अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को जो विशेष स्वायत्ता जो दी हुई थी उसको भी 5 अगस्त 2019 को ये जो स्वायत्ता का जो दर्जा था 370 का वो भी हटा दिया गया। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को लेकर काफ़ी विश्व स्तर तक उसको ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को इसमें बहुत बड़ी घोर निराशा मिली, क्योंकि विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों, लोकतांत्रिक देशों ने, शक्तिशाली देशों ने कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिस प्रकार का जो चाहे वो उस प्रकार का प्रावधान कर सकता है। लेकिन इसमें पाकिस्तान किसी प्रकार से उसको कोई सफलता हासिल नहीं हो सकी। लेकिन आए दिन हमेशा विश्व स्तर पर, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या अन्य किसी भी मंच पर, वो कश्मीर का राग गलाता रहा है। और आज हमारे दोनों देशों के संबंध बिल्कुल बहुत ही यूँ कहें कि अभी तक के इतिहास में बहुत ही निर्णायक मोड़ पर हैं। तो किसी भी प्रकार से आज हमारे उनसे किसी प्रकार से कोई राजनयिक संबंध, किसी प्रकार व्यापारिक संबंध, सब कुछ बिल्कुल आज बंद है। अब ज़रूरत है समय के साथ पाकिस्तान भी बदले और पाकिस्तान इस विचार को स्वीकार करे, लेकिन पाकिस्तान ये इस बात पर उतारू नहीं है कि मैं भारत के साथ संबंध सामान्य करूँ।